भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ या वस्तु या कोई चीज़, अब इसका पृथक्करण का मतलब उन्हें अलग अलग करना। अब ये पृथक्करण की क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है और किस पदार्थ का करना पड़ता है पृथक्करण, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं मिश्रण। और उस मिश्रण में से उन पदार्थों को अलग अलग करना क्या कहलाएगा? पृथक्करण। आई बात समझ में? पर पृथक्करण क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ मिले हुए हैं उसको क्या बोलेंगे हम? मिश्रण। और उस मिश्रण से हमें आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है, उपयोग करना है हमें उस मिश्रण में से किसी पदार्थ को या सारे ही पदार्थों को। इसलिए हम मिश्रण को तो उपयोग में ले नहीं सकते, इसलिए हमें एक एक पदार्थ की आवश्यकता है उस मिश्रण में से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पृथक्करण, यानी उन सबको अलग अलग करना पड़ेगा उस मिश्रण से। और अब ये पृथक्करण है, उसकी हमें क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? तो उसके मुख्य 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो पदार्थ है मिश्रण के अंदर, उसमें क्या हो सकता है कि अशुद्धि भी हो सकती है। और हमें वह पदार्थ है जिसका उपयोग करना है उस मिश्रण में से, वह हमें क्या चाहिए? शुद्ध रूप में चाहिए। उसमें कोई हानिकारक पदार्थ भी हो सकता है उस मिश्रण में। तो हानिकारक पदार्थ को या अनुपयोगी पदार्थ को हमें क्या करना है? उसको अलग करना है। और जो उपयोगी पदार्थ है, हमारे काम का पदार्थ है, जिससे हमें काम उस मिश्रण में से उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस मिश्रण में से पृथक्करण की क्रिया करके और उस पदार्थ को अलग करना पड़ेगा। तो पहला कारण हुआ पृथक्करण का कि मिश्रण में से हमें उपयोगी पदार्थ अलग करना है और उसमें जो हानिकारक या बिना काम का या अनुपयोगी पदार्थ मिला हुआ है या अशुद्धि है उसे दूर करना है। एक तो ये कारण है पृथक्करण का। दूसरा कारण है कि कोई भी जो मिश्रण है उसमें 2 या 2 से अधिक उपयोगी पदार्थ भी हो सकते हैं और उन सारे उपयोगी पदार्थों को हम एक साथ काम में नहीं लेना चाहते। उनमें से हम प्रत्येक उपयोगी पदार्थ को अलग अलग काम में लेना चाहते हैं, हमें अलग अलग उनकी आवश्यकता है। इसके लिए भी हमें पृथक्करण की आवश्यकता है। इस कारण इन 2 कारणों से हम पदार्थ में जो पृथक्करण की क्रिया है मिश्रण के अंदर से हमें ये जो पृथक्करण की क्रिया है उसे करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें पहली जो पृथक्करण की क्रिया दी हुई है हमारे पाठ्यक्रम में वह है हस्तचयन। नाम से ही पता लग रहा है, हस्त माने हाथ, चयन माने चुनना, यानी हाथ के द्वारा चुनना, अलग करना। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, आपकी माताजी हैं, दादी जी हैं, वो जब आपके घर में गेहूँ लाते हैं तो गेहूँ के अंदर अशुद्धियाँ होती है, उसके अंदर डंडियाँ होती है, डंठल जिसे अपन डूंडलियाँ कहते हैं। इसके अलावा उसमें भूसा हो सकता है, दूसरे अन्य कण हो सकते हैं और उसके अंदर पत्थर भी हो सकते हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपकी दादी जी हैं, माता जी है, वो क्या करती हैं? उसको गेहूँ को बीनती है। अपनी भाषा में उस हस्तचयन को क्या बोलते हैं कि गेहूँ बीन रही है या चावल बीन रही है, तो दाल में, चावल में, गेहूँ में, बाजरा, ज्वार, मक्का, जो भी अन्न हम उपयोग में लेते हैं भोजन के, उन सब में अशुद्धियाँ मिली होती है और हानिकारक पदार्थ होते हैं। दूसरे अन्न के कण भी होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उन्हें अलग करने के लिए हमें हस्तचयन विधि का उपयोग करना पड़ता है। और यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हस्तचयन का मतलब अशुद्धि दूर करने हेतु हम हस्तचयन का विधि का उपयोग करते हैं पृथक्करण के लिए। अब जरूरी नहीं कि उसमें अशुद्धि हो, ये भी हो सकता है कि मान लो
कोई मिश्रण ऐसा है कि एक फलों का टोकरा है, उसमें मान लो सेब भी है, उसमें अमरूद भी है, आम भी है। अब हमें कहा गया है कि साहब ये जो आम हैं ये दूसरे के हैं, अपने पड़ोसी के, उनको देकर आओ। एक बार हम बाज़ार से गए थे तो सारे इकट्ठे ले आए एक टोकरे में। चीकू हैं या आम हैं उनको अलग व्यक्ति को देना है, और जो अमरूद हैं वह हमें रखने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सबको अलग अलग करना पड़ेगा। आम को अलग करेंगे, चीकू अलग करेंगे, अमरूद अलग करेंगे, और सेब हैं उनको अलग करेंगे। तो इस प्रकार ये सारे उपयोगी पदार्थ हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें अशुद्धि हो। जैसे कि हमने गेहूं के बारे में बताया, वो एक अलग उदाहरण था, ये फल वाला अलग उदाहरण है। तो इसमें भी हमें हस्तचयन का उपयोग करना पड़ा, इस विधि का, जिसके द्वारा हमने पृथक्करण किया। अब दूसरा है कि थ्रेशिंग। अब ये थ्रेशिंग क्या है, जो खेत खलिहान के अंदर किसान लोग हैं वो अपनी जो एकदम फसल पक जाती है तो उसके बाद में उससे अन्न कण प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए वे क्या करते हैं कि जो डंडियां हैं उनसे अन्न कणों को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। लिखा भी हुआ है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को या अनाज को पृथक करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। अब थ्रेशिंग कैसे की जाती है कि अन्न कण तो आप जानते हो कि करोड़ों की संख्या में होते हैं, उसके अंदर हस्तचयन जो हमारी विधि है पृथक्करण की वो उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि हम एक एक अनाज के दाने को इतने बड़े खेत में और इतने ज़्यादा पौधों में से कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए हमें इन डंडियों से अन्न कणों को पृथक करने के लिए दूसरी विधि उपयोग करनी पड़ेगी, जिसका नाम है थ्रेशिंग। वो थ्रेशिंग पुराने समय में कैसे की जाती थी, बैलों के द्वारा की जाती थी। डंडियों से अन्न कणों को पृथक करने के लिए जो जितने भी वो सूखे पौधे थे उनको फैला दिया जाता था एक जगह इकट्ठा करके, और फिर उनके ऊपर बैलों को चलाया जाता था। जो बैलों के खुर हैं उनके द्वारा वो कट कट करके और अन्न कण अलग हो जाया करते थे, और जो भूसा है और उसके डंडियां हैं, तना है, वो अलग हो जाता था, और फिर उनको अलग अलग करके और इकट्ठा कर लिया जाता था। आजकल बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में हमें अन्न कणों को पौधों से अलग करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए हमें अन्न भी अधिक आवश्यकता होती है, अन्न की भी। इसलिए आजकल थ्रेशिंग मशीन भी होती है जिसके द्वारा ये क्रिया की जाती है। अगली विधि है हमारी निष्पावन। हस्तचयन हो गया, बड़े कणों को दूर करने के लिए और अशुद्धि या जो भी उपयोगी पदार्थ है वो बड़े आकार में, आमाप शब्द आया है। आमाप का मतलब है आकार, यानी कणों का आकार या वस्तु का या पदार्थ का आकार। तो बड़े आकार की जो वस्तुएं हैं या अशुद्धियाँ हैं या पदार्थ है उनको तो हम हस्तचयन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन थ्रेशिंग विधि में बहुत ही बारीक कण होते हैं और अन्न के कण और बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इसलिए हस्तचयन द्वारा इनको पृथक्करण की विधि यहाँ उपयोगी नहीं होगी, इसलिए हस्तचयन नहीं करके और हम थ्रेशिंग विधि काम में लेंगे। अब अगली विधि आती है निष्पावन। निष्पावन थ्रेशिंग के बाद वाली क्रिया है। निष्पावन में क्या होता है कि जो अन्न कण हैं उनके साथ भूसा भी होता है। अब एक एक छिलके को तो हम अन्न कण से हटा नहीं सकते और उसको अलग नहीं कर सकते, बीन नहीं सकते, तो ये थ्रेशिंग के द्वारा भी संभव नहीं है और हस्तचयन द्वारा भी संभव नहीं है। तो हल्के और जो भारी कण है अन्न के अंदर या अन्य किसी चीज़ में, जैसे मान लो मिट्टी है और सूखे पत्ते हैं, कोई भी हल्की, या मान लो लकड़ी का बुरादा है और रेत है, उसके कणों को अलग करना है तो हम क्या विधि काम में लेंगे, निष्पावन विधि। क्योंकि जो लकड़ी के बुरादे के कण हैं या भूसा है वो तो क्या है, हल्के कण है, और रेत है या अन्य कण है वे क्या है, भारी कण है। तो ऐसे कणों को दूर करने के लिए हम निष्पावन विधि पृथक्करण की काम में लेंगे। वायु के झोंकों द्वारा, वायु या हवा, इनके द्वारा जो मिश्रण है उसमें से हल्के व भारी कणों को पृथक करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि एक खुली और ऊंची जगह पर खड़े होकर के और उस भूसे सहित अन्न कण को ऐसे यूं
बड़े बर्तन में, परात में आदि में लेकर के और ऐसे करके उसे बरसाया जाता है। बरसाना भी कहते हैं उसको, निष्पावन विधि को अपनी राजस्थानी मारवाड़ी में। और उससे क्या होता है कि जो भारी कण है अन्न के वो तो नीचे रह जाते हैं और भूसा है वो उड़ करके हवा के द्वारा और दूर इकट्ठा हो जाता है, उसका अलग ढेर हो जाता है। तो इस प्रकार निष्पावन विधि किसान लोग अधिक काम में लेते हैं। इसके बाद आती है चालन विधि। चालन विधि में आपने देखा होगा, आपकी माता जी जब आपके पिताजी हैं वो गेहूँ पिसवा कर लाते हैं तो उसके बाद वो सीधे ही खाना बनाने नहीं लगती है कि आटा लगाने लग गई पानी डाल करके उस आटे में थोड़ा आटा लेकर के, ऐसा नहीं करती है माता जी। क्या करती है, पहले उसे एक चलनी से छानती है। वही विधि क्या कहलाती है, चालन विधि कहलाती है। इसी प्रकार बड़े बड़े जो मकान बनते हैं, भवन बनते हैं, उन मकानों को बनाने के लिए आपने देखा होगा सीमेंट के साथ बजरी, ईंटें आदि काम में ली जाती है। तो प्लास्टर जब होता है तो उसके लिए सीधे ही बजरी काम में नहीं ली जाती कि ट्रॉली से बजरी आई ट्रैक्टर से और हमने काम में ले लिया, ट्रक में आई जो। उसके लिए पहले क्या करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, बेलदार है, कुली है, वो क्या करते हैं, एक बड़ा चालना लेते हैं, इसमें मोटे मोटे छेद रहते हैं, उनको दोनों ओर से पकड़ करके दो व्यक्ति या ऐसे तिरछा रख करके ऐसे यूँ लगा करके किसी सहारे से ऊंचाई से और उसके ऊपर परात से भर भर करके और बजरी को डाला जाता है या उसे दोनों ओर से पकड़ के हिलाया जाता है, जिससे उसमें जो भारी पत्थर के कण हैं या अन्य अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर रह जाती हैं और जो बारीक बजरी है वो उस छेदों में से निकलकर नीचे इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार ये चालन विधि है, ये भवन निर्माण में बजरी छानने के लिए, मोटे और जो बारीक कण उनको पृथक करने के लिए काम में ली जाती है। इसके अलावा ये जो विधियां हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये हस्तचयन आपने देखी, फिर थ्रेसिंग देखी, फिर निष्पावन और फिर चालन। चालन में पत्थर है, डंडियां हैं, ये गेहूं के अंदर रह जाती है। इस निष्पावन विधि और थ्रेसिंग के बाद भी पत्थर है, डंडियां हैं और भूसा है, ये थोड़ा बहुत रह जाता है। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, थ्रेसिंग के बाद, निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं ये पत्थर, डंडियां और भूसा या अन्य अशुद्धियां, उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, चालन विधि, चालनी से छानते हैं। तो जो मोटी अशुद्धियां हैं वो ऊपर रह जाती है और जो आटे के बारीक कण हैं वो नीचे दूसरे बर्तन जो परात लगा दी जाती है चलनी के नीचे, उसमें इकट्ठे हो जाता है। इस प्रकार हम आटे में से अशुद्धियों को दूर करते हैं चालन विधि द्वारा। सभी भैया बहन इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो मैंने बातें आपको लिखवाई है उन्हें सुंदर सुंदर उतारेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।